बजेगा। जय वंदे। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने शिवसेना कौन सी असली है इसका परिचय सबको करा दिया है, ऐसे श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर जी, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, श्री आशीष शेलार, सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कौशल विकास और रोजगार मंत्री, और आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं और जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्री ललित गांधी जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक प्रकार से जब ललित जी ने मुझे निमंत्रण दिया और फिर मेरी ऑफिस ने चैम्बर का परिचय मांगा संस्था से, और तब मुझे मालूम पड़ा कि सेठ वालचंद जी ने बनाई हुई संस्था है, बाकी कुछ पढ़े बगैर मैंने यहां आने के लिए हाँ बोल दिया। क्योंकि वालचंद जी ने अपने जीवन में जिस चीज की शुरुआत की वो सभी चीजें एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में पायोनियर रही। न केवल पायोनियर रही, सालों तक इंडस्ट्री, समाज, महाराष्ट्र और देश की सेवा करती रही। एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने स्वयं की कंपनी के विकास के साथ साथ शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देश को किस चीज की जरूरत है उस पर दिया। प्रथम स्वदेशी कार बनाने का सम्मान उनको गया। स्वदेशी हवाई जहाज निर्माण करने की कंपनी जो बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, वो भी सेठ वालचंद ने बनाई। सबसे पहली शिपिंग कंपनी जल यात्रा का प्रारंभ सिंधिया स्टीम नेविगेशन, वो भी उन्होंने बनाई, और पहला स्वदेशी जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड भी उन्होंने किया। और आज आप सभी लोग महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये चैम्बर को उस जमाने में अंग्रेजों के साथ जरूरत पड़े तो संघर्ष करने के लिए या व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना का काम भी सेठ वालचंद जी ने किया। और जब एक दूरंदेशी व्यक्ति किसी भी चीज का नींव डालता है, और जब नींव डालते वक्त वो व्यक्ति के मन में खुद का स्वार्थ अकेले नहीं होता है, समाज और देश की भी चिंता होती है, तो इसको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। कोई भी संस्था 100 साल तक निरंतर चलती रहे और अपनी शताब्दी बनाए, उस संस्था के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए अपने आप में गौरव की बात है। क्योंकि देश भर के चैम्बर्स जो चलते हैं, इसमें संस्था कोई लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, रहनी भी नहीं चाहिए।
नेतृत्व बदलने के साथ भी रिलेवेंस बनाए रखना, अपनी उपयोगिता बढ़ाए रखना और अपना योगदान भी बढ़ाना एक प्रकार से बहुत कम संस्थाएं कर पाती है। इसलिए मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 100 साल जब होता है, वैसे तो 50 साल होता है, तब परंपराएं, नियम, पद्धति सभी कालबाह्य हो जाता है, इरिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि समाज सतत परिवर्तनशील है। और आपकी संस्था को तो 100 साल हुआ है। ये 100 साल गौरव का क्षण है, इसके साथ साथ आत्मचिंतन का भी क्षण है। आत्मचिंतन का इसलिए है कि 100 साल में देश के इंडस्ट्री, कॉमर्स और एग्रीकल्चर तीनों क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। देश की सरकारों के गवर्नेंस में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। और देश के नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। एक जमाने में चैम्बर को अपने देश के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 1-2 देशों के साथ व्यापार को ध्यान में रखकर चर्चा करनी पड़ती थी। आज पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थतंत्र और विशेष कर इंडस्ट्री वो ग्लोबल हो चुकी है। युद्ध शायद ईरान और इजराइल के बीच में हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ती है। युद्ध रशिया और यूक्रेन पर हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ती है। उस वक्त देश भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सभी ने अपने कामकाज के लिए आत्मचिंतन करने का वक्त है। प्रोफेशनल संस्थाओं को हायर कर जिस तरह से देश की इकोनॉमी, देश की नीति निर्धारण की प्रक्रियाएं, देश की विधानसभा और संसद और दुनिया का अर्थतंत्र बदला है, उसी तरह से हमारे चैम्बर के फंक्शनिंग को, उसकी कार्यपद्धति को और अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको 100 साल के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। मेरा निवेदन है ललित जी से कि अब आप अध्यक्ष बन ही गए हो तो आपके जिम्मे ही ये जिम्मेदारी है। और मित्रों, आज एक शुभ दिन और भी है कि आप लोग आपके नए कार्यालय में, मुख्यालय में, इसका भी उद्घाटन यहीं पर हुआ है। मैं चैम्बर के सभी जुड़े हुए संस्थाओं को, मेंबर्स को और चैम्बर को स्वयं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे आने वाले 100 साल में आपका योगदान इतना ही बढ़ाते रखिए और आगे बढ़िए। देश की पराधीनता के वक्त 1927 में चैम्बर की स्थापना हुई और आज देश दुनिया का 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है, तब आपका शताब्दी वर्ष है। ये चैम्बर ने इतना बड़ा परिवर्तन का काल देखा है कि हम हमारे फैसले खुद नहीं करते थे, किसी और देश की संसद के बनाए हुए कानूनों पर हम निर्भर थे। उस जमाने से लेकर आज दुनिया का 4था अर्थतंत्र बने हैं और 6ठे से 5वें आने की प्रक्रिया में जिन्होंने हम पर राज किया वो इंग्लैंड, 200 साल जिन्होंने राज किया, इसको पीछे छोड़कर आज हमारा भारत आगे निकला। और ये पूरी प्रक्रिया के एक प्रकार से आप साक्षी हो। फिक्की के स्थापक सदस्य के रूप में भी आपको हमेशा याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें मैंने ध्यान से पढ़ा, महाराष्ट्र के विकास में हर चीज है, इसमें चैम्बर ने कभी न कभी किसी को पत्र लिखा है।
आज मुझे भी एक पकड़ा दिया है। मगर फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होती है भाई, निर्णय चाहे कोई भी करो। मगर चैंबर ने कोंकण रेलवे मांगने का जब साहस किया, तब ये असंभव सा काम था। आज कोंकण रेलवे पूरी होकर महाराष्ट्र के विकास में जुटी। यही भूमिका है कि भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखकर विजन का उपयोग कर शासन के पास नीतियों की मांग करना, कानून की मांग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मांग करना। और चैंबर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम है कि ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीनों की जो तकलीफें हैं, इससे शासन को भली भांति परिचित कराते रहना। और मुझे लगता है कि 100 साल ये काम बहुत अच्छे से हुआ है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस 11 साल में ढेर सारी चीजें बदल गई हैं। देश में आमूलचूर परिवर्तन आया है। हम जब मोदी जी की सरकार बनी तब दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 के पहले, 27 के वित्तीय वर्ष के पहले हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बने। हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आज यहां पर आया हूं तब विशेष बात आपको महाराष्ट्र की ही करूंगा। ढेर सारी उपलब्धियां, डिजिटल लेन देन से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, एविएशन के एयरपोर्ट बढ़ाने से लेकर 25 प्रकार के गिनते गिनते थक जाएंगे। और अगर ये मैं बोलने जाऊंगा तो कोई 25-30 मिनट में मेरी बात समाप्त नहीं होगी। 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी मगर मेरी बात समाप्त नहीं। मगर मैं आज महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। महाराष्ट्र के अंदर अपार संभावनाएं देश की आजादी के वक्त से ही पड़ी थी और एक प्रकार से महाराष्ट्र देश के औद्योगिक विकास का पर्याय बना, परिचायक बना। और सालों से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में देश का नेतृत्व करता है और ये हमारी मुंबई नगरी को इसीलिए देश की आर्थिक राजधानी का गौरव भी मिला। स्टॉक मार्केट इनके मुख्यालय यहां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय यहां, सेबी का मुख्यालय यहां, सारी चीजें यहां इसलिए आई है क्योंकि ये हमारी आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र ने भी देश के विकास में अपना योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में थोड़ा कालखंड आ गया, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, मगर देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैठे हैं। देवेंद्र जी का पहला कार्यकाल, एकनाथ जी और देवेंद्र जी का संयुक्त कार्यकाल और देवेंद्र जी का ये लगभग समाप्त होने वाला 1 साल, ये मिलाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, दूरदर्शिता के साथ डेवलप करने का काम किया। आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आता है और इनफ्लो में 39% हिस्सा महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है और देश के स्टार्टअप में महाराष्ट्र के स्टार्टअप का हिस्सा 25%, मतलब हर चौथा स्टार्टअप महाराष्ट्र का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और एक प्रकार से कंटेनर डेपो की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अब वाधवान में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा
बहनें ज्यादा ताली बजाए जरा। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली माताएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन की योजना में आज लीडिंग स्टेट बन गया है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्यों में एक महाराष्ट्र है। औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र 15 साल से 1 से 3 में ही रहा है। और मुंबई, मैं जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, मुंबई एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति को डर लगता था कि मुंबई का आने वाले दिनों में क्या होगा। बढ़ती जाती आबादी, पुराने जर्जर घर, झोपड़पट्टियों का अंबार और ट्रैफिक की समस्या का कोई रास्ता नहीं सूझता था। मैं मेरे साथी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां देवेंद्र जी की पहली सरकार बनी। कुछ ही समय में ऊपर उस वक्त मोदी जी की सरकार बन चुकी थी और मुंबई के समस्याओं के समाधान के लिए, शायद किस एक शहर की समस्याओं के समाधान के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई शहर के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, हमारी जो कामकाज के तरीके पर टीका और टिप्पणी करते हो, किसमें विजन है? कितने साल आपके पास महाराष्ट्र रहा? क्या किया आपने? महाराष्ट्र छोड़िए, मुंबई की समस्या के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, लगभग 337 किलोमीटर की 1.5 लाख करोड़ की मेट्रो सिर्फ मुंबई में आज बनने की शुरुआत हुई। अटल सेतु 17,000 करोड़, कोस्टल रोड 13,000 करोड़, बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 11,000 करोड़, वर्सोवा विरार सीलिंग 55,000 करोड़, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 60,000 करोड़, सिवड़ी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 1294 करोड़, ठाणे कोस्टल रोड 2535 करोड़, संजय गांधी नेशनल पार्क टनल 16,000 करोड़, ऊर्जा मार्ग 3,000 करोड़, नैनो परियोजना, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो बन रहा है 19,646 करोड़, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3,780 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल 1,08,000 करोड़, वाधवान पोर्ट 80,000 करोड़ और पुनः विकास की योजनाएं 23,000 करोड़। मैं जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं, पूछते हैं ना डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या किया क्या किया, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी भी डबल इंजन की सरकार यहां रही 10 साल तक। ऊपर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार जी इसमें मंत्री थे और यहां पर भी यूपीए की सरकार थी। अगर आप सब ये सब कर जाते थे तो देवेंद्र के करने के लिए कुछ ही न बचता, मगर आप मुंबई को भाग्य के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में एक थोड़ा व्यवधान आया 1-1.5 साल का, फिर एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भी डबल इंजन की सरकार रही और फिर देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी भी साथ में है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट कर एक प्रकार से मुंबई को बचाने का काम किया। हम जब अटल सेतु पर से जाते हैं, मालूम नहीं है 17,000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। कोस्टल रोड पे जाएंगे 13,000 करोड़ लग गया है। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 11,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये दूरदर्शिता के साथ सोचा गया है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब झोपड़पट्टी उन्मूलन की बात चल रही है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज।
मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 10 साल में क्या किया। और मित्रों, इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया। 11 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई, 128 रेलवे स्टेशनों को नया बनाया गया, मुंबई महानगर क्षेत्र पूरा, पुणे और नागपुर, इसमें मेट्रो नेटवर्क का विकास किया। शिरडी और सिंधुदुर्ग में नए हवाई अड्डे बनाए। मुंबई कोस्टल रोड आगे में बचा ही चुका हूं, वाधवान बंदरगाह बता, बैनगंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना भी शुरू की और इसको 85,000 करोड़ से आने वाले दिनों में 10 साल में पूरा किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपया खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव। पुणे कोल्हापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनलों का भवन। 200 करोड़ से पालघर में बहुउद्देशीय बंदरगाह। 13,000 करोड़ के निवेश से टाटा पावर के साथ 2800 मेगावाट का बिजली का कारखाना। लॉजिस्टिक पार्क 673 करोड़ की लागत से। विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाएं। 11 औद्योगिक कॉरिडोर जो करे, इसमें से भारत सरकार ने 3 महाराष्ट्र को दिए। मोदी सरकार ने दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी। 60,000 करोड़ से समृद्धि महामार्ग बनाया और 12 टेक्सटाइल पार्क में से 7 महाराष्ट्र को दिए। देश में कुल 12 टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें से 7 महाराष्ट्र को दिए। वर्धा, हिंगोली, लातूर, ठाणे, पुणे, सांगली और कोल्हापुर। मित्रों, मैं जब राजनीति की शुरुआत की थी तब महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या को देश भर में इसकी चर्चा होती है। क्या, क्यों महाराष्ट्र में इतने किसान? कई कमीशन बने, कई रिपोर्ट हुई, कई सरकारें आई और गई। पहली महायुति की सरकार आई, हमने जलयुक्त शिवार बनाए और अब दूसरी बीच में एकनाथ जी की सरकार आई और अब तीसरी सरकार आई। हमने विदर्भ और मराठावाड़ के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको कभी सूखा न पड़े ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है मित्रों। तब जाकर किसानों की आत्महत्या समाप्त होती है। न एग्रीकल्चर पानी के बगैर चल सकता है, न इंडस्ट्री पानी के बगैर चल सकती है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नहीं चलती तो ट्रेड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर हम जब काम करते हैं तब ये सारी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। ये तभी होता है जब समस्या के मूल में जाकर कोई चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। देश भर में इस प्रकार से मैं देश के सभी राज्यों के लिए इस प्रकार का भाषण कर सकता हूं, तभी तो जाकर पूरा देश का इकोनॉमी 11 नंबर से 4थे नंबर पर आया है। देश भर में सिमेट्रिक विकास हुआ है। 1,51,000 करोड़ रुपया 2014 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च के लिए था और आज वो बढ़कर 10,95,000 करोड़ हर साल किया। 8 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे में वृद्धि, इसके सबसे बड़ा अगर फायदा है तो मेरे सामने बैठे हुए चैम्बर के और इंडस्ट्री के लोगों को है। क्योंकि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़े, बंदरगाह बढ़े, रेलवे बढ़े, माल ढोने के लिए रेलवे की नई लाइनें बिछाई जाए, इसका मैक्सिमम फायदा अगर किसी को होता है तो चैम्बर को होता है, इंडस्ट्री को होता है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर को होते। आपके तीनों कंपोनेंट इसके लाभान्वित होने वाले एक काम है। और एक साथ पूरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जितनी ग्रिड थी, इससे
100% से ज्यादा, मतलब 107% ग्रिड नई लगाने का काम ये 10 साल में हुआ है। बिजली की ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। कई प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और हमेशा ये उठाते रहते हैं कि हमारी ग्रांट कम कर दी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आंकड़ा बोला हूं, इसको छूइए ही मत। इसके अलावे डिवोल्यूशन की ग्रांट होती है, डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड जो भारत सरकार देती है। ये कहते हैं कि हमें अन्याय हुआ। मैं उनको कहने आया हूं कि जब आपकी 10 साल सरकार चली, 4 से 14, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था। जरा जोर से बोलना भाई, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 को बढ़ाकर 7,82,000 करोड़ रुपया देने का। इसके अलावा भरपूर मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रांट, इरिगेशन के लिए ग्रांट और इन्वेस्टमेंट को आने का एक लाल जाजम बिछाकर रास्ता कर देना। इस सब, अगर कोई कहता है कि क्या किया है, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सब हमारी डबल इंजन सरकारों में हुआ है और हम नहीं किया। और ये रास्ता मोदी जी ने निश्चित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल हो गए। 11 साल में संचालिका बहन जी कहती थी हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है। वो अकेली नहीं कहती है, जो विदेश जाता है वो सभी को मालूम पड़ेगा कि भारत का पासपोर्ट देखते ही मोड़े पर बड़ा स्माइल आता है और स्वागत का भाव आता है। वो इसलिए हुआ है कि नीति निर्धारण में हमने ढेर सारे परिवर्तन किए। सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में दिन रात मेहनत लगी। और नरेंद्र मोदी जी ने, भले सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो, टीम भारत की कल्पना की है कि भारत का विकास राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और रचनात्मक भाव के कारण आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उसी वक्त आपका शताब्दी का वर्ष है मित्रों, और इस शताब्दी के वर्ष में आप लोग नए भवन में भी प्रवेश कर रहे हो। मेरा आप सबसे आग्रह है कि चैम्बर की नीतियों में भी, कार्य पद्धतियों में भी, और चैम्बर के अंदर नया ब्लड आए, इसके लिए भी जरूर बैठकर सोचना, विचार करना। और इसी तरह से चैम्बर 100 साल और महाराष्ट्र और देश की सेवा करता रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। भारत माता की